गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ में स्त्रियों की शिक्षा का विरोध करने वाले, कुतर्क देने वाले व्यक्तियों के बातों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने तर्कों के द्वारा दिया है। ये पाठ थोड़ा सा मुश्किल है, आपको समझने के लिए बहुत ध्यान देना होगा, इसलिए जितना पढ़ाया जाए उतना आप जरूर पढ़िएगा, ताकि जब लाइव क्लास हो तो उसके लिए उसमें से आप प्रश्न पूछ सकें। हम सबसे पहले लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय दुबे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। सन 1938 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। द्विवेदी जी कवि थे, समालोचक थे, निबंधकार थे, संपादक थे, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभर कर लोगों के सामने आए। आपने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए हिंदी व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। परिष्कार करना मतलब शुद्ध बनाना। इन्होंने जिस समय ये सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे, हिंदी व्याकरण में वर्तनी आदि के नियम स्थिर किए, हिंदी व्याकरण के कुछ नियम बनाए, जिससे हिंदी की गद्य भाषा का परिष्कार हुआ, अर्थात गद्य भाषा शुद्ध हुई। आपको पहले बताया जा चुका है, हिंदी को गद्य के रूप में विकसित करने का कार्य भारतेंदु हरीशचंद्र ने किया था और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस हिंदी को परिष्कृत करने का कार्य किया, अर्थात पहले हिंदी शुरू हुई और फिर हिंदी को शुद्ध किया गया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों, समकालीन कवि मतलब इनके साथ के, इनके समय के जो और कवि लेखक आदि थे, द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों और लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय सुधार काल को, द्वितीय उत्थान को क्या कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। जैसे हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को, प्रथम सुधार काल को भारतेंदु हरीशचंद्र के नाम पर भारतेंदु युग कहा जाता है, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान को, द्वितीय सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इनके प्रयास से खड़ी बोली हिंदी को धीरे धीरे कविता में भी स्थान मिलने लगा था। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचन दृष्टि से गहन अध्ययन किया। इन्होंने भारत की जातियों में जो परंपराएं चलती थी उनका समालोचन दृष्टि से, समालोचन मतलब उनको गलत और सही के रूप में देख करके, एक क्रिटिक के रूप में, क्या गलत है क्या सही है, तो एक क्रिटिक के रूप में उन्होंने उनका अध्ययन किया सभी परंपराओं का, और उनमें से प्रासंगिक और विवेक सम्मत मतलब समय के अनुसार सही और विवेक सम्मत जो तर्कपूर्ण थे, जिनको आगे जारी रखना बिल्कुल सही था, तो ऐसी प्रासंगिक और विवेक सम्मत परंपराओं का तो इन्होंने क्या किया? समर्थन किया। और जो गलत रूढ़ियां थी, जो समय के अनुसार सही नहीं थी, जो समाज के विकास को खत्म कर रही थी, ऐसी रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता और परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं। परिनिष्ठता का मतलब शुद्धता। इनके लेखन में हिंदी के सुधरे हुए रूप के दर्शन होते हैं। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। मौलिक रचनाएं अर्थात इनकी जो खुद की रचनाएं हैं वे हैं काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्य कुब्ज, कविता कलाप, अद्भुत आलाप, कविता कलाप, यहाँ तक तो है सब काव्य रचनाएं, और अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, ये इनकी
गद्य रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रचनाएं इनकी अनुदित हैं, ट्रांसलेट की हुई हैं। वे हैं विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिनी, ये तो सब पद्य रचनाएं हैं। भामिनी विलास, रघुवंश वेणी संहार, बेकन विचार, रत्नावली, स्वाधीनता, ये हैं इनकी गद्य रचनाएं। अब हम पाठ परिचय पढ़ते हैं कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन इस पाठ में क्या बताया गया है। प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किस पुस्तक से लिया गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक पुस्तक है जिसका नाम है महिला मोद, और उसमें बहुत से निबंध लिखे हुए हैं। तो महिला मोद नामक निबंध संग्रह जो एक पुस्तक है, वहां से लिया गया है ये निबंध। तो ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक निबंध महिला मोद नामक एक निबंध संग्रह से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। ये निबंध प्रथम बार कब छपा, यहाँ पर 1 नंबर का दूसरा प्रश्न बनता है जो आपको याद रखना है कि यह निबंध प्रथम बार, पहली बार कब छपा था। सितंबर 1914 में छपा था। कौन सी पत्रिका में छपा था? सरस्वती में छपा था। और किस नाम से छपा था? पढ़े लिखों का पांडित्य। तो यहाँ पर 1-1 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक निबंध प्रथम बार किस पत्रिका में और किस नाम से छपा था। तो यह निबंध प्रथम बार 1914 सितंबर 1914 में सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य नाम से प्रकाशित हुआ था। पांडित्य का अर्थ होता है ज्ञान, तो पढ़े लिखों का ज्ञान, इस नाम से ये प्रकाशित हुआ था। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण में और समाज के विकास में अपना योगदान दे रही है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में भी स्त्री हर क्षेत्र में पुरुष के समान ही कार्य करती है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर स्त्री कार्य कर रही है और समाज का निर्माण और विकास कर रही है। लेकिन जो हम आज देख रहे हैं, ऐसी स्थिति शुरू से नहीं थी। शुरू से तो बहुत खराब समय था और यहाँ तक पहुँचने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे अनेक लोगों ने स्त्रियों के पक्ष में बहुत कार्य किए हैं। इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान और रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। वर्तमान समय में जब हम स्त्री को देखते हैं कि वो हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है, तो इस स्थिति तक पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर लोगों ने इस पुरुष प्रधान समाज, जहाँ पर पुरुष ही प्रधान है, इस पुरुष प्रधान समाज और इस रूढ़िवादी समाज से बहुत संघर्ष किया। तब जाकर कहीं स्त्री आज हमें हर क्षेत्र में कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज परिवार के विघटन और पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली दकियानूसी सोच को अकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। देखिए, हमारे समाज में जिस समय निबंध लिखा गया 1914 की बात है, उस समय ज़्यादातर लोग सोचते थे कि पढ़ी लिखी स्त्री घर का और समाज का विघटन करती है, तोड़ती है, न तो वो घर को संभालती है, न वो समाज के योग्य रहती है। तो ऐसे लोग क्या कहते थे कि पढ़ी लिखी स्त्री या शिक्षा जो है वो स्त्री से समाज और परिवार को तुड़वाने का कार्य करती है, उनका पतन करवाती है। ऐसी दकियानूसी सोच को इस निबंध के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काटा है। दकियानूसी सोच जो बहुत ही पिछड़ी सोच है, जो छोटी सोच है, उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐसे तर्क दिए हैं, अकाट्य तर्क, जिन्हें काटा नहीं जा सकता, और उन्होंने ऐसी सोच को सिरे से खारिज किया है, मतलब बिल्कुल समाप्त कर दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा का पक्ष लिया है और ऐसी सोच रखने वाले लोगों के तर्कों को उन्होंने विभिन्न अकाट्य तर्कों के माध्यम से काटा है। साथ ही इसमें इन दकियानूसी और अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय विवेक सम्मत और तर्कपूर्ण परंपराओं को ग्रहण करने की बात कही गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है इस निबंध में कि स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाली जो दकियानूसी और अप्रासंगिक जो समय के अनुसार सही नहीं है, ऐसी परंपराओं के अंधानुकरण का होता है अंधे के समान
अनुकरण करना। तो हमें पुरानी परंपराओं को बिना सोचे समझे अंधे के समान अनुकरण करने के बजाय कैसी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए, जो विवेक सम्मत है, मतलब जो सही है और जो समय के अनुसार हमारा विकास करती हैं, ऐसी परंपराओं को ही ग्रहण करना चाहिए। इस निबंध की भाषा शैली कैसी है? हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक बानगी, बानगी का अर्थ होता है उदाहरण। इस निबंध की भाषा शैली देखकर हमें पता चलता है कि द्विवेदी युग में, हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग में किस प्रकार की भाषा हुआ करती थी। तो उसका एक उदाहरण इस निबंध में दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर बहुत से तत्सम शब्द दिखाई देंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की शैली जो है वो तत्सम शब्दों से युक्त है। अब हम पाठ को आरंभ करते हैं। पाठ बहुत ध्यान से समझना है। जहाँ तक मैं आपको बता सकती हूँ कि ये पूरी हिंदी के गद्य भाग का सबसे मुश्किल पाठ है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़े शोक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। उनकी दलीलें सुन लीजिए। देखिए, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध का आरंभ करते हुए कहा है कि बड़े शोक की बात है। शोक का अर्थ होता है दुख। बड़े ही दुख की बात है, आजकल भी, ये आजकल कौन सा समय है? ये 1914 वाला समय है कि आजकल भी ऐसे लोग समाज में विद्यमान हैं जो क्या समझते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना उनके मतलब स्त्रियों के और स्त्रियों के गृह सुख के नाश का कारण है। अगर स्त्री पढ़ लिख जाएगी तो वो अपना भी नाश करेगी और अपने घर के सुख का भी नाश करेगी। तो वो कहते हैं आज भी ऐसे लोग विद्यमान हैं, ये बड़े दुख की बात है। और ये लोग कैसे हैं? ये लोग अनपढ़ गंवार ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। ये लोग ऐसे वैसे नहीं, ये लोग खुद कैसे हैं? ये सुशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा पाई है, जो खुद धर्मशास्त्र और संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथों से परिचय रखते हैं, अर्थात उनको समझते हैं, जानते हैं। और ऐसे लोग जिनका पेशा, जिनका कार्य है कुशिक्षितों को, पढ़े, जो बुरे पढ़ाई करे हुए लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनको सुशिक्षित करना, उनको सिखाना, कुमार्गगामी, गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों को सही रास्ते पर चलाना, अधार्मिक लोगों को धर्म समझाना। और ऐसे लोगों का खुद का मानना क्या है कि स्त्री अगर पढ़ लिख गई तो उसके और उसके घर के सुख का नाश हो जाएगा। और ये बात सिद्ध करने के लिए, बात कौन सी सिद्ध करनी है? कि स्त्रियों को पढ़ाना और क्या करना है? उनके गृह सुख का नाश करना है। अगर स्त्री पढ़ लिख जाएगी तो उसके घर के सुख का नाश हो जाएगा। और इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए ऐसे लोग जो तर्क देते हैं, तो उनकी दलीलें सुन लीजिए, उनके तर्क सुन लीजिए। और इन तर्कों में से पहला जो तर्क है, वे तर्क है, ये तर्क कौन दे रहे हैं बच्चों? इस पाठ में उन लोगों के तर्कों को काटा जा रहा है जो लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी उन लोगों के तर्कों को अपने तर्कों से काट रहे हैं। और ऐसे स्त्री शिक्षा के विरोधियों का पहला जो कुतर्क है, कुतर्क मतलब गलत तर्क, वो पहला कुतर्क कौन सा है? कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई है। उनका पहला जो कुतर्क है स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों का, जो स्त्रियों को नहीं चाहते कि वो पढ़े लिखें, उनका पहला कुतर्क है कि पुराने अगर संस्कृत कवियों के नाटक उठाकर देखे जाएं तो कुलीन स्त्रियां अच्छे कुल की स्त्रियों से भी अपढ़ों की भाषा में, अपढ़ मतलब अनपढ़, अनपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। अर्थात अगर पुराने संस्कृत के नाटक उठाकर देखे जाएं तो उसमें जब भी किसी अच्छे कुल की स्त्री का डायलॉग आ रहा है, उसकी कोई बात आ रही है, तो उसने हमेशा कौन सी भाषा बोली है? अनपढ़ों की भाषा बोली है। तो कुतर्क करने वाले, स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोग कहते हैं कि पुराने संस्कृत कवियों के अगर नाटक देखे जाएं तो उसमें अच्छे कुल की स्त्रियों ने भी अनपढ़ों की भाषा में बात की है,
इससे ये प्रमाणित होता है कि इस देश में, इस भारत देश में शुरू से ही स्त्रियों को पढ़ाने की कोई चाल नहीं थी, कोई चलन नहीं था। होता, यदि अगर स्त्रियों को पढ़ाने की कोई चाल होती, कोई चलन होता, कोई रिवाज होता, तो कहीं ना कहीं इतिहास, पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। तो पहला कुतर्क है कि पुराने संस्कृत नाटकों में स्त्री जब भी अपना डायलॉग बोल रही है तो वहाँ पर वो अनपढ़ों की भाषा में बोल रही है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ पर पुराने ज़माने में स्त्रियाँ पढ़ती नहीं थी। अगर स्त्रियाँ पढ़ती तो उनको पढ़ाने की कोई तरीका, कोई नियमबद्ध प्रणाली हमारे इतिहास आदि में जरूर दिखाई देती। दूसरा कुतर्क है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। तो स्त्री का मतलब, अगर स्त्री पढ़ लिख जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। और उसका उदाहरण देने के लिए स्त्री शिक्षा के विरोधियों ने उस तर्क को सिद्ध करने के लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया है शकुंतला का। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख सकती थी। गंवारों की भाषा, यहाँ पर स्त्री शिक्षा के विरोधियों के अनुसार जो प्राकृत भाषा होती है, प्राकृत का अर्थ होता है लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में चलने वाली भाषा, वो होती है प्राकृत भाषा। तो स्त्री शिक्षा के विरोधियों का मानना है कि लोकल लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में बात करने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अनपढ़ होता है, गंवार होता है। तो शकुंतला को उसके वहाँ की प्राकृत भाषा, लोकल लैंग्वेज आती थी, वो उसमें थोड़ा बहुत लिख सकती थी। तो स्त्री शिक्षा के विरोधियों का मानना है कि शकुंतला को तो लोकल लैंग्वेज, प्राकृत भाषा आती थी, तब उसने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया और अपने पति दुष्यंत का अपमान कर दिया। यदि उसे पढ़े लिखों की भाषा संस्कृत आती होती तो न जाने वो क्या कर देती। उस समय संस्कृत को ये लोग महत्व दे रहे थे कि जिसे संस्कृत आती है वही पढ़ा लिखा है, और जिसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है, लोकल लैंग्वेज लिखनी पढ़नी बोलनी आती है, वह अनपढ़ है। ऐसा मानना था स्त्री शिक्षा के विरोधियों का। तो उनका मानना था कि शकुंतला को संस्कृत नहीं आती थी तब, और सिर्फ एक प्राकृत भाषा आती, तब उसने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया और अपने पति दुष्यंत को बहुत कड़वी बातें कही। यदि उसे संस्कृत आती होती तो न जाने वो क्या करती। तो ये है ये तर्क। और इसके बाद बात करते हैं अगले तर्क की, सॉरी शकुंतला वाले तर्क में आगे कंटिन्यू कर रही हूँ कि प्राकृत भाषा की इतनी कम शिक्षा ने भी इतना अनर्थ कर डाला कि शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, ये दुष्यंत शकुंतला के पति हैं, तो शकुंतला ने जो अपने पति दुष्यंत को कटु वाक्य कहे वो इसकी पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। तो स्त्री शिक्षा के विरोधियों का मानना है कि यदि स्त्री पढ़ जाएगी तो वह अपने घर के सुख का नाश करेगी, वो अनर्थ करेगी। और शकुंतला को संस्कृत नहीं आती थी, सिर्फ प्राकृत भाषा आती थी, तब उसने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया कि अपने पति दुष्यंत को कड़वे वाक्य कहे। यदि उसे संस्कृत आती होती तो न जाने वो क्या करती। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है शकुंतला और दुष्यंत की, कि शकुंतला के साथ दुष्यंत ने वन में विवाह किया था। शकुंतला ऋषि कण्व के आश्रम में रहती थी, और कण्व जब तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे तब दुष्यंत उनके आश्रम में पहुंचे थे उनके दर्शन करने के लिए, और उन्हें वहां ना पाकर शकुंतला ने उनका आदर सत्कार किया। तब वे शकुंतला पर मोहित हो गए थे और उन्होंने शकुंतला के साथ वन में ही गंधर्व विवाह कर लिया था। गांधर्व विवाह एक प्रकार का विवाह होता है जिसमें प्रकृति को साक्षी माना जाता है। उसके बाद वे वहीं रहने लगे, और जब उन्हें अपने राजपाट का ध्यान आया तो उन्होंने कहा कि जब ऋषि कण्व तीर्थ यात्रा करके लौट आएंगे तब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, फिलहाल मुझे अपने राज्य जाकर राजकाज संभालना है। तो राजा दुष्यंत वहां से चले गए। एक दिन शकुंतला जब राजा दुष्यंत की याद में बैठी हुई थी तब ऋषि दुर्वासा उस आश्रम में पहुंचे, और शकुंतला ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो राजा दुष्यंत की याद में बैठी हुई थी। तो दुर्वासा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शकुंतला से कहा कि जिसकी याद में तू बैठी है और जिसके कारण तूने मेरा आदर सत्कार नहीं किया वो तुझे भूल जाएगा। और इसी श्राप का प्रभाव हुआ कि दुष्यंत जो थे वो अपने राज्य जाकर शकुंतला को भूल गए कि मैंने किसी से विवाह भी किया था। शकुंतला को एक पुत्र का जन्म हुआ। अच्छा, शकुंतला ने जब ऋषि दुर्वासा से बहुत क्षमा मांगी तब उन्होंने कहा था कि ठीक है, यदि तुम उसे कोई निशानी बताओगी, कोई याद दिखाओगी, कोई चीज उन्हें दिखा दोगी जो उनकी होगी तो वो तुम्हें याद कर लेंगे।
इस बीच में शकुंतला को एक पुत्र हुआ। पुत्र का जन्म होने पर शकुंतला के जब जो कण्व थे ऋषि, उन्होंने कहा कि भाई अब तुम्हें अपने पति के घर चले जाना चाहिए। और जब उन्होंने शकुंतला को दुष्यंत के पास भेजा, तब शकुंतला एक नदी के मार्ग से गई थी और वहाँ शकुंतला के हाथ से एक अंगूठी जो कि दुष्यंत के द्वारा दी गई थी, वो अंगूठी फिसलकर नदी में गिर गई। जब शकुंतला दुष्यंत के दरबार में, उनकी सभा में पहुंचती है और कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूं, तो दुष्यंत ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण उन्हें भूल चुके थे। उन्होंने उन्हें पत्नी स्वीकार करने से मना कर दिया। तब शकुंतला ने प्रमाण देने के लिए जब अपनी वो अंगूठी दिखानी चाहिए, तब वो अंगूठी देख करके दंग रह गई कि वहां पर वो अंगूठी थी ही नहीं। शकुंतला का भरी सभा में जब दुष्यंत ने उन्हें मना कर दिया अपनी पत्नी स्वीकार करने से, तो बहुत अपमान हुआ और शकुंतला ने दुष्यंत को बहुत कड़वे वाक्य कहे। तो यहाँ पर, और वह अपने पुत्र को लेकर चली गई थी। तो ये कहते हैं स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले कि शकुंतला को तो केवल प्राकृत भाषा आती थी, तब उसकी शिक्षा ने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। यदि उसे संस्कृत आती होती तो न जाने क्या होता। अगला जो कुतर्क है कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था, यानी जिस भाषा में वो लिखती थी, वो अनपढ़ों की भाषा थी, यानी प्राकृत भाषा थी। अतएव इसलिए नागरिकों की भाषा तो दूर की बात है, अर्थात संस्कृत भाषा जो नगरों में बोली जाती थी उस समय, वो भाषा तो दूर की बात है, अनपढ़ गंवारों की भाषा भी अगर स्त्रियों को पढ़ा दी तो स्त्री अपने आप को बर्बाद कर लेती है। तो ये जो सारे कुतर्क हैं, ये स्त्री शिक्षा के विरोधियों के द्वारा दिए गए हैं और इन सब कुतर्कों का सार यही है कि स्त्री को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों का जवाब देते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि इस तरह की दलीलों का तर्क, ये जो तर्क हमने पीछे पढ़े हैं, इस तरह की तर्कों का सबसे अच्छा उत्तर है उपेक्षा, इग्नोरेंस, इग्नोर कर देना। इन सभी कुतर्कों को इग्नोर कर दिया जाए तो ये सबसे अच्छा उत्तर है कि इन सबको इग्नोर कर दिया जाए और चुपचाप स्त्रियों की शिक्षा चलती रहे, ऐसी बातों को जवाब ना दिया जाए। फिर भी तथापि फिर भी हम चलो दो चार बातें लिख ही देते हैं। अब यहाँ से शुरू है इन सभी कुतर्कों का खंडन। यहाँ से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्रियों की शिक्षा का जोरदार समर्थन किया है और स्त्री शिक्षा के विरोध करने वाले लोगों के तर्कों का खंडन किया है। यहाँ पर सबसे पहला तर्क था कि नाटक अगर उठाकर देखे जाए संस्कृत के, तो पुरुष आदि तो संस्कृत में बोल रहे हैं और जो स्त्रियां हैं उनकी जैसे ही डायलॉग आता है वो वहाँ की प्राकृत भाषा में बोल रही हैं। तो इस बात को लेते हुए इस तर्क को काटा जा रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना, प्राकृत भाषा, लोकल लैंग्वेज बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक ये कह सकते हैं कि स्त्रियों को संस्कृत नहीं आती थी लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, ये कहना बिल्कुल गलत है। संस्कृत न बोल सकना न तो अनपढ़ होने का सबूत है और न ही गंवार होने का। ये पुरानी हिंदी है इसलिए यहाँ पर अनपढ़ को अपढ़ लिखा गया है, या इसको आप मिसप्रिंट नहीं समझेंगे। ये उस समय की हिंदी को ज्यों का त्यों हमारी पुस्तक में लिखा गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहला तर्क जो था उसको काटा और अपना तर्क रखा कि स्त्रियों का संस्कृत के नाटकों में प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, पर संस्कृत न आना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो अनपढ़ थी। इस बात को मैं छोटा सा एग्जाम्पल आज की तारीख में कहूँ। आज हमारे देश में अंग्रेजी भाषा भी चलती है और हिंदी भी चलती है। अब अगर किसी व्यक्ति को हिंदी बोलनी आती है, लिखनी आती है, पढ़नी आती है, समझनी आती है, लेकिन उसको अंग्रेजी न लिखनी आती है, न पढ़नी आती है, न बोलनी आती है, न समझनी आती है, तो आप ये कह सकते हैं कि उसे अंग्रेजी नहीं आती। आप ये नहीं कह सकते कि वो अनपढ़ है। इसी प्रकार से राजस्थानी भाषा का साहित्य है, गुजराती लिखते पढ़ते बोलते हैं, मराठी भी लिखी पढ़ी बोली जाती है। तो किसी व्यक्ति को मराठी आती है, लिखनी पढ़नी बोलनी आती है, लेकिन अगर उसे हिंदी नहीं आती या उसे अंग्रेजी नहीं आती तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो अनपढ़ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसको एक पर्टिकुलर भाषा अंग्रेजी, हिंदी आदि नहीं आती। तो इस प्रकार से प्राकृत भाषा में लिखना पढ़ना बोलना अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अगर है तो चलो, अगर संस्कृत पढ़ने वाली स्त्रियां अगर पढ़ी लिखी समझी जाती हैं तो यहाँ से महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि चलो अच्छा, उत्तर रामचरितमानस ये ग्रंथों के नाम है, अगर इसको देखा जाए तो इसमें स्त्रियों की वेदों का अध्ययन करने वाली, वेदांतों का वदन करने वाली, बोलने वाली पत्नियां के डायलॉग
उत्तर रामचरित में लिखे गए हैं। तो ऐसी स्त्रियों के डायलॉग अगर देखी जाएं तो पता चलता है कि वो कौन सी भाषा बोलती थी, संस्कृत भाषा बोलती थी। उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? नहीं। उत्तर रामचरितमानस अगर पुस्तक को देखा जाए तो इसमें ऋषियों की पत्नियों की भाषा संस्कृत बताई गई है। अर्थात हमारे देश में संस्कृत तो बोलती थी स्त्रियां, ठीक है, सब नहीं बोलती थी। जैसे आज भी हमारे देश में अंग्रेजी बोलती हैं बहुत सारी स्त्रियां, सब नहीं बोलती हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमारे देश में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं है। भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, ये जिन नाटकों का उदाहरण देकर स्त्री शिक्षा के विरोधी लोग कह रहे हैं ना कि भवभूति और कालिदास के नाटक देखो और उसमें स्त्रियों की भाषा प्राकृत है, तो उन्हीं का विरोध करते हुए यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के देखोगे, उस जमाने में शिक्षित लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का सारा समुदाय संस्कृत ही बोलता था। पहले इसका प्रमाण लाओ, पहले इस बात का प्रमाण लाओ कि उस जमाने में सभी लोग, पढ़े लिखे लोग सिर्फ संस्कृत बोलते थे। अगर ऐसा कोई प्रमाण है तब कहो कि भाई जो पढ़े लिखे होते थे वो सिर्फ संस्कृत ही बोलते थे, इसलिए प्राकृत बोलने वाली स्त्रियां अनपढ़ हैं। तो ये बताने का साहस कब किया जाएगा? जब पहले इस बात को सिद्ध करो कि भवभूति, कालिदास आदि के जमाने के नाटकों में शिक्षित लोग सिर्फ संस्कृत ही बोलते थे। इसका क्या सबूत है, इसका क्या प्रमाण है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी? अगर प्रमाण ढूंढा जाए तो भवभूति और कालिदास आदि के जमाने में भी बोलचाल की भाषा लोकल लैंग्वेज ही थी, प्राकृत भाषा ही थी। अगर हम बात करते हैं अपने इस क्षेत्र की, अपने मेवाड़ के क्षेत्र की, तो यहाँ पर आप भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग भी हैं, हिंदी पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन चाहे अंग्रेजी पढ़े लिखे हों चाहे हिंदी पढ़े लिखे हों, जब आपस में बात करते हैं तो मेवाड़ी भाषा में करते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई मेवाड़ी भाषा में बात करता है, मेवाड़ी भाषा में तो साहित्य भी लिखा गया है, राजस्थानी भाषा में साहित्य लिखा गया है। तो इस प्रकार से बोलचाल की भाषा अगर कोई व्यक्ति बोलता है, लिखता है, तो उसे अनपढ़ नहीं कहा जा सकता। हाँ, उसके लिए ये कह सकते हैं कि उसको एक हिंदी नहीं आती है या उसको अंग्रेजी नहीं आती है। तो अगर हम पुराने ज़माने की भाषा देखें तो पता चलता है कि बोलचाल की भाषा तो प्राकृत ही थी। तो सबूत तो प्राकृत भाषा के चलन के ही मिलते हैं। उस समय की भाषा, प्रचलित भाषा अगर प्राकृत न होती तो बौद्ध और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? उस समय बौद्ध और जैन धर्मों के हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं जो कि वहाँ की प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। उनको संस्कृत आदि में नहीं लिखा गया है, उन्हें प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और जो उस समय भगवान शाक्य मुनि और उनके चेले उपदेश देते थे लोगों को, तो वो भी प्राकृत भाषा में ही उपदेश देते थे। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ भी कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और इन सब ग्रंथों का प्राकृत भाषा में लिखा जाना और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेशों का प्राकृत भाषा में होने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी, अर्थात प्राकृत ही प्रचलित भाषा थी। किसी क्षेत्र में जाकर यदि कोई बहुत बड़े ऋषि मुनि संस्कृत भाषा में जाकर के यदि उपदेश देने लग जाएंगे और वहाँ पर बोलचाल की भाषा संस्कृत ना होकर कोई और लैंग्वेज होगी, कोई और प्राकृत भाषा होगी, तो उनके उपदेशों को कौन सुनेगा? इसीलिए उस समय की जो बोलचाल की भाषा थी उसी में ग्रंथ लिखे गए ताकि लोग पढ़ सकें, उसी में उपदेश दिए गए ताकि लोग समझ सकें। तो जिस भाषा में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, जिस भाषा में उपदेश दिए गए, वो भाषा यदि स्त्री बोलती है तो वो अनपढ़ कैसे हो सकती है? वो नहीं हो सकती। अतः इसलिए प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने, जिन ज्ञानियों ने गाथा सप्तशती, ये पुस्तकों के नाम है, ग्रंथों के नाम है, गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं प्राकृत भाषा में। यदि वे अनपढ़ और गंवार थे तो आज के समय में हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक भी इस जमाने में अनपढ़ गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वो इस जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिख रहा है। अर्थात अपने समय की प्रचलित भाषा, अर्थात अपने समय की, अपनी जगह की लोकल लैंग्वेज में, प्राकृत भाषा में यदि कोई व्यक्ति ग्रंथ लिखता है और वो अनपढ़ कहा जाए, तो अगर हम आज की बात करें तो आज हिंदी, मराठी, पंजाबी, बंगाली आदि भाषा में, गुजराती आदि भाषा में अखबार निकलते हैं। यदि उस समय प्राकृत लिखने पढ़ने बोलने वाले अनपढ़ थे तो आज भी पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली,
राजस्थानी भाषा आदि में निकलने वाले अखबारों को पढ़ने वाले लोग और इन अखबारों को छापने वाले लोग सभी अनपढ़ गंवार कहे जाएंगे। और अगर ये बात हो जाए तो शायद भारत आज भी अनपढ़ और गंवार ही कहा जाएगा, क्योंकि हम हर जगह पर वहाँ की क्षेत्रीय भाषा काम में लेते हैं। गुजरात में चले जाइए, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन जब भी वो आपस में बात करेंगे गुजराती में करेंगे। राजस्थान में आ जाएंगे तो राजस्थानी में करेंगे, महाराष्ट्र में चले जाओ तो वो मराठी में करेंगे। तो इस प्रकार से किसी जगह की प्रचलित भाषा को बोलना अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। जिस भाषा में ग्रंथ लिखे जाते हैं उस भाषा को अगर कोई व्यक्ति लिखता पढ़ता बोलता है तो वो अनपढ़ नहीं कहलाया जा सकता। तो स्त्रियां कैसे अनपढ़ हो सकती हैं? हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत भाषाएं हैं, और अगर इन भाषाओं में अखबार निकालने वाला संपादक अनपढ़ है तो फिर हम कह सकते हैं कि ठीक है, पुराने ज़माने में भी जो सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषाएं उस जमाने की प्राकृत भाषाएं थी, अगर इन भाषाओं को बोलने वाली स्त्रियां अनपढ़ थी तो ठीक है, आज भी पंजाबी, बंगाली, महाराष्ट्र आदि, मराठी आदि भाषाएं बोलने वाले लोग भी अनपढ़ कहलाएंगे। तो प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य और शिक्षित पंडित थे जैसे आज हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम पढ़े लिखे कहलाते हैं। तो फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, ये बात कैसे मानी जा सकती है? जिस समय आचार्यों ने अब यहाँ पर यह बात भी सिद्ध की है कि स्त्रियों की भाषा संस्कृत के नाटकों में प्राकृत क्यों रखी गई है, वो इसलिए रखी गई है कि जिस समय संस्कृत के आचार्यों ने नाटक लिखने से संबंधित नियम बनाए थे, संस्कृत के नाटक लिखने के नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की यानी समाज के साधारण लोगों की भाषा संस्कृत नहीं थी। केवल गिने चुने लोग ही संस्कृत बोलते थे, ज़्यादातर लोग तो प्राकृत भाषा बोलते थे। इसीलिए उस समय के समाज को देखते हुए संस्कृत के आचार्यों ने ये नियम बना दिया कि जब भी नाटक लिखा जाएगा तब गिने चुने लोगों की भाषा तो संस्कृत रखी जाएगी, जैसे राजा है, कोई बहुत बड़ा साहूकार है, कोई शिक्षक है, इनकी भाषा तो संस्कृत रखी जाएगी, और अन्य सब सामान्य लोगों की और स्त्रियों की भाषा क्या रखी जाएगी? प्राकृत रखी जाएगी। क्योंकि सच में उस समय समाज में सामान्य लोग और स्त्रियां आदि तो प्राकृत बोलते थे, प्राकृत ही लिखते थे, प्राकृत ही पढ़ते थे, और पंडित, ब्राह्मण, राजा आदि लोग संस्कृत बोलते थे। इसीलिए नाटकों में स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखी गई है। तो पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का अगर उल्लेख पुराण आदि में न मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो पुराने ज़माने में स्त्रियों को शिक्षा तो दी जाती थी, लेकिन कोई विश्वविद्यालय आदि नहीं था। तो स्त्रियों की कोई नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख अगर हमारे पुराणों में, इतिहास में नहीं है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनको उतने बड़े स्तर पर शिक्षा नहीं दी जाती। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी न किसी ग्रंथ में स्त्रियों की शिक्षा का उल्लेख रहा हो, लेकिन समय के साथ साथ वो क्या हो गया हो, वो नष्ट हो गया हो। पुराने ज़माने में तो विमान भी उड़ते थे। अगर हम रामचरितमानस देखें तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि पुष्पक विमान था जो उड़ता था, जो मन की गति से चलता था, मन से संचालित होता था। तो हमारे यहाँ पर पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे। हम कभी सबूत नहीं मांगते ऐसे किसी भी ग्रंथ का जिसमें इस तरह के विमान बनाने की शिक्षा दी गई हो। बस हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पर विमान उड़ते थे। तो इस प्रकार से ही स्त्रियों को अगर पढ़ाने की परंपरा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है तो हो सकता है कि वो उल्लेख कहीं रहा भी हो लेकिन नष्ट हो गया हो, लेकिन हमारे यहाँ पर स्त्रियाँ पढ़ी होती हो या पढ़ाया उनको जाता हो। तो पुराने ज़माने में तो हमारे यहाँ पर विमान भी उड़ते थे। बताइए, उनको बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र है? बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को एक द्वीप से दूसरे द्वीप, द्वीपांतर मतलब एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाते थे। दिखाइए कोई ऐसा जहाज बनाने का नियमबद्ध प्रणाली का ग्रंथ, ऐसा कोई ग्रंथ बताओ जिसमें कोई जहाज बनाने की प्रणाली बता रखी हो। ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से स्त्रियों को शिक्षा दी जाती हो, परंतु हो सकता है ऐसा ग्रंथ जिसमें इस शिक्षा का वर्णन हो वो नष्ट हो गया हो। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर, हवाले का अर्थ होता है उदाहरण, तो पुराण आदि में विमान और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के उदाहरण देखकर हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत पुराने समय से ही विमान आदि उड़ते हैं। परंतु जब उन्हीं पुराने ग्रंथों में
अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामों का उल्लेख देखकर, प्रगल्भ बहुत चतुर पंडिता ज्ञानी स्त्री, ऐसी स्त्रियों के नामों का उल्लेख देखकर हम लोग क्या मानते हैं कि भारत की उस समय की स्त्रियां मूर्ख, अनपढ़ और गंवार होती थी। अर्थात एक ही पुस्तक में, एक ही ग्रंथ में एक तरफ तो हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि देखो विमान उड़ते थे, और उसी ग्रंथ में अगर कहीं पढ़ी लिखी स्त्री का नाम आ जाए तो वो देखकर भी हम उसे उपेक्षित करके कह देते हैं कि नहीं, हमारे देश में प्राचीन काल में स्त्रियां पढ़ती नहीं थी। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी लेखक कहते हैं कि ऐसा तर्क देने वाले लोगों के बलिहारी, मैं न्यौछावर हूँ ऐसे लोगों पर जो एक ही पुस्तक में आधी बातों को सही कहते हैं और आधी बातों को गलत कहते हैं। प्राय सभी हिंदू वेदों को कैसा मानते हैं? ईश्वरकृत। हिंदू धर्म में वेदों के लिए कहा जाता है कि इनकी रचना ईश्वर ने की है। तो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना और उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावें और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझे। लेखक कहते हैं कि ईश्वर ने वेदों की जब रचना की तो ईश्वर ने केवल वेद बोले थे, लिखा किसने था? विश्ववरा आदि स्त्रियों ने उन वेदों को लिखा था। तो ईश्वर तो वेदों को स्त्रियों से लिखवा रहे हैं और हम उन वेदों को पढ़ते हैं और बिल्कुल सही मानते हैं। और स्त्रियों को अगर ककहरा पढ़ाने की बात आती है, ककहरा अक्षर ज्ञान, अगर स्त्रियों को अक्षर ज्ञान देने की बात आए तो हम पाप समझते हैं। मतलब भगवान तो स्त्रियों से लिखवा रहे हैं और हम स्त्रियों को पढ़ाना भी पाप समझ रहे हैं। शीला और विज्जा कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है या नहीं? आदृत होना, सम्मान पाना, आदर पाना। शीला, विज्जा आदि हमारे पुराणों में लिखी गई स्त्रियों के नाम हैं और इन्हें बड़े बड़े पुरुष कवियों ने सम्मान दिया है, ये इतनी पढ़ी लिखी थी। शारंगधर पद्धति ये पुस्तक का नाम है। इसमें शीला और विज्जा की कविताओं के नमूने दिखाई देते हैं या नहीं? ये कौन कह रहे हैं? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत अगर थेरी गाथा देखा जाए, उसमें सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना दिखाई देती है, तो क्या वो अनपढ़ थी? अगर स्त्रियों की कविताएं थेरी गाथा में लिखी हुई हैं, स्त्रियां पढ़ी लिखी थी जब भी तो कविता लिख रही थी, तो क्या वो अनपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को, कुमारिकाएं मतलब कन्याओं को, चित्र बनाना सिखाया जाता था, नाचना सिखाया जाता था, गाना सिखाया जाता था, कोई वाद्य यंत्र बजाना सिखाया जाता था, फूल चुनकर उनसे हार गूंथना सिखाया जाता था, पैर मलने की कला सिखाई जाती थी, उसी भारत में क्या उनको पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाता था? ऐसा हो सकता है जिस भारत में स्त्रियों को, लड़कियों को नाचने, गाने, बजाने आदि की शिक्षा दी जाती थी, उसी भारत में उन्हें पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी? क्या ऐसा हो सकता है? कौन विज्ञ, विज्ञ मतलब विद्वान, कौन विद्वान ऐसी बात मुख से निकालेगा? और अगर कोई निकाल भी देगा तो ऐसी बात को मानेगा कौन? अत्रि की पत्नी, पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों अपने पांडित्य का प्रदर्शन करती थी। ऋषि अत्रि की पत्नी जब पत्नी धर्म पर व्याख्यान देती थी, लेक्चर देती थी, तो घंटों अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया करती थी। तो क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी? क्या कोई स्त्री बिना पढ़े लिखे घंटों पत्नी धर्म पर इतने बड़े व्याख्यान दे सकती है? गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दिया करती थी, बड़े बड़े ज्ञानियों को अपने ज्ञान के आगे हरा दिया करती थी। मंडन मिश्र की पत्नी, सहधर्मचारिणी का अर्थ होता है पत्नी, मंडन मिश्र की पत्नी ने आदि गुरु शंकराचार्य के अपने ज्ञान के आगे छक्के छुड़ा दिए थे, यानी उन्हें बुरी तरह से हरा दिया था। तो क्या ये स्त्रियां अनपढ़ थी इसीलिए उन्हें वो सबको हरा देती थी? नहीं, हमारे यहाँ पर स्त्रियां प्रारंभ से ही पढ़ी लिखी हुआ करती थी। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? स्त्री शिक्षा के विरोधी कहते हैं, अच्छा मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को हरा दिया, गार्गी ने बड़े बड़े ज्ञानियों को हरा दिया, ऋषि अत्रि की पत्नी ने पत्नी धर्म पर घंटों व्याख्यान दिए। गजब हो गया, ये तो बहुत भयंकर बात हो गई है। ये सब पापी पढ़ने का अपराध है। ये पढ़ी लिखी स्त्रियां थी इसीलिए इन्होंने पुरुषों को हरा दिया। न तो वे पढ़ती और न ही पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। ये सारे गलत काम जो पुरुषों को हराने के काम स्त्रियों ने किए हैं, ये इनके पढ़ाने की वजह से ही किए हैं। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट है। कालकूट मतलब विष। स्त्रियों के लिए पढ़ना विष है और पुरुषों के लिए पढ़ना पीयूष का घूंट है। ऐसी ही दलीलों और उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। यानी इस तरह के उदाहरण दे करके कुछ लोग जो हैं वो
स्त्रियों को अनपढ़ रखना चाहते हैं कि इन स्त्रियों ने ऐसा काम इसीलिए किया क्योंकि ये पढ़ी लिखी थी। अगर ये पढ़ी लिखी ना होती